नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके आने वाले सीटेट की एग्ज़ाम 6 सितंबर 2026 को होने वाली है। सीटेट को एक बार में पास करने की अचूक रणनीति आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल 2011 से लेकर 2021 तक में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, ईमानदारी पूर्वक उतना को पढ़ लेते हैं तो आपको सीटेट की एग्ज़ाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। सीटेट की एग्ज़ाम में प्रश्न का लेवल वही होती है, पुराने प्रश्न को ही शब्दों को, भाषा को बदलकर फिर वही क्वेश्चंस आपके सामने लाया जाता है। जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ लेते हैं, उनको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जब खुद 2011 से लेकर 2026 तक की परीक्षाएं में पूछे गए क्वेश्चंस को लगाइएगा तो खुद आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न को सीटेट के एग्ज़ाम में सीटेट वाले प्रश्न को रिपीट किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उसी प्रश्न के लेवल पर आपको नई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ 7 फरवरी 2026 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में 15 नंबर का प्रश्न कंटेंट से होती है और 15 नंबर का प्रश्न पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से होती है। यानी टोटल 30 प्रश्न 30 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं 7 फरवरी 2026 में पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है नेपथ्लिस या घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेपथ्लिस या इसी को घटपर्णी कहते हैं या इसी को पिचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेपथ्लिस कह लीजिए या घटपर्णी कह लीजिए या पिचर प्लांट कह लीजिए, बात आपका एक ही है।
तो इस नेप्थिस यानी घटपर्णी पौधे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है ऑप्शन, इस पौधों में पत्तियों की आकृति घड़े जैसे होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। जी बिल्कुल, यह सही बात है। नेप्थिस जिसको घटपर्णी कहते हैं, इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो आकृति होती है, वह घड़े की समान होती है, घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। घटपर्णी, घट माने घड़ा होता है, पर्णी माने पत्ता, यानी यह पौधा का जो विशेषता होती है, इसकी जो बनावट होती है, यानी इसकी पत्तियों की जो आकृति होती है घड़े की समान होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। तो पहला कथन तो सही है, इस पौधे की विशेषता है। दूसरा, इस पौधों से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। हाँ, ऑप्शन बी भी आपका सही है। इस पौधे की विशेषता क्या है कि इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बी भी सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी है, यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों रेगिस्तानों में पाए जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। यह ऑप्शन गलत है। यह जो पौधा है यह लद्दाख और न ही रूस में पाया जाता है। यह पौधा जो है कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधा आपका जो पाया जाता है, यह पौधा पाया जाता है आपका भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में, न कि लद्दाख और रूस में। ठीक है, तो यह विकल्प जो है ना आपका, यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यह विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधा पाया जाता है आपका ना लद्दाख में और ना ही रूस में। यह पौधा पाया जाता है आपका भारत के मेघालय राज्य में और ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के दलदली वाला इलाका में। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। लद्दाख और रूस जो दे दिया, जिसकी वजह से यह ऑप्शन जो है गलत हो गया। यदि यही आपका यहाँ पर मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया होती तो यह ऑप्शन आपका सही होती, क्योंकि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लद्दाख और रूस दिया है, जिसकी वजह से ऑप्शन सी आपका गलत है। ऑप्शन डी को देखते हैं। यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़े, मेढकों और चूहों तक को फंसाकर खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं, वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। जी बिल्कुल, बात सही है। यह पौधे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं, वह उसमें फंस जाता है और उसके बाद इसे क्या है, वह खा जाता है। तो यह भी ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी भी सही है। तो देखा जाए तो 4 ऑप्शन में आपका ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी सही है। तो ए, बी और डी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घटपर्णी पौधा का बारे में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, प्रश्न कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यानी कौन सा कथन सही नहीं है,
उसको आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका दिया हुआ, पहला है कथन, कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो बाहर की ओर निकलती है, इन्हें डव कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। श्रीनगर के पुराने घरों की बाहर निकली खिड़कियां को डव कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। दूसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है। यह भी कथन आपका सही है। हाउस बोट, यह डल झील में हाउस बोट पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होती है। ठीक है, तो हाउस बोट कहाँ चलती है? डल झील में चलती है, और यह जो है श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है। ठीक है, समझ गए? यानी डल झील में जो है ना पर्यटक जो आते हैं इसी हाउस बोट पर चढ़ करके क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। तो यह क्या है? आपका आकर्षण का केंद्र है। तो डल झील आपका श्रीनगर में पड़ता है और उसमें क्या चलती है? डल झील में हाउस बोट चलती है जो कि एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो ऑप्शन 2 भी आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन 3 को देखते हैं। ऑप्शन 3 कहता है आपका, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। देखिए, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं, यह तो बात सही है, लेकिन श्रीनगर जो है ना पहाड़ी क्षेत्र में तो बना हुआ है नहीं, जिसके कारण से यह कथन जो है ना आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है ना, ऑप्शन 3 जो है आपका कथन गलत है। ठीक है, डोंगा वाला कथन तो सही है कि डोंगा जो है आपका श्रीनगर में के जो बहुत सारे परिवार जो होते हैं रहने वाले, श्रीनगर में रहने वाले जो बहुत सारे लोग होते हैं वह डोंगा में रहते हैं, यह तो कथन सही है। लेकिन डोंगा नाव की तरह एक तैरती हुई संरचना होती है जो कि झील या पानी में चलती फिरती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, जमीन पर, यह जो है ना पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन पर नहीं बनी होती है, क्योंकि डोंगा नाव जो है पानी में चलती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में यह जो है ना बना हुआ नहीं है, तो इसीलिए यह कथन जो है ना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं, यहाँ तक तो कथन सही है, यहाँ तक कथन सही है। लेकिन इसी में जो जोड़ दिया कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं, यह पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बनता है, नहीं बना हुआ है, क्योंकि डोंगा जो है यह आपका पानी पर चलने वाली एक नाव होती है। ठीक है, और यह नाव कहाँ चलती है? डल झील में चलती है। और श्रीनगर के बहुत सारे परिवार जो है ना इसी डोंगा में रहते हैं, इसी डोंगा के अंदर अपना खाना पकाना, खाना हर कुछ अपना इसी में करते हैं। तो यह आपका पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ नहीं है, इसीलिए यह कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन है, पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं। हाँ, बिल्कुल यह बात आपका सही है कि पुराने घर जो थे आपका यहाँ का श्रीनगर के, वह पत्थर, ईंट और लकड़ी के ही बने होते थे। तो ऑप्शन 4 भी आपका सही है। तो देखिए, हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। श्रीनगर के घर के बारे में पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कि श्रीनगर के घर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका 3 सही नहीं है। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं, यहाँ तक तो कथन सही था, लेकिन इसी में जो जोड़ दिया यह एक आपका सेंटेंस जो पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं, यह पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, डोंगा जो है वह पानी के ऊपर चलने वाली एक नाव होती है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, यह डल झील में चलती है। तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही आपका ऑप्शन 3 जो है आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका यही आपका नेगेटिव है और यही हमसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर साल सीटेट की पसंदीदा सवाल जो कि हर साल एग्जाम में टपक जाते हैं, मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल यह कथन सही है। मधुमक्खियों की छत्तों की जो संरचना होती है उसमें केवल एक ही रानी मक्खी होती है जिसका काम होती है अंडा देना। तो प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यह बात आपका बिल्कुल सही है। तो ए तो सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। देखिए, छत्ते में कुछ नर मक्खी तो होते जरूर है, लेकिन यह छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है कि छत्ते का निर्माण करता है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। यानी जो नर मक्खी जो होता है वह छत्ते के लिए कोई काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी को देखते हैं। छत्ते में नर मक्खिया की तुलना में मादा मक्खिया की संख्या काफी अधिक होती है। ये मादा मक्खिया श्रमिक मक्खिया होती है जो दिन भर काम करती है और बच्चों की देखभाल भी करती है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। काम करने वाली मादा जो मक्खिया होती है, जिसको हम श्रमिक मधुमक्खिया भी कहते हैं, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जो रस ढूंढने, छत्ता बनाने और नाच करके जानकारी देने का काम करती है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी भी सही है। छत्ते में नर मक्खिया की तुलना में मादा मक्खिया की संख्या ज़्यादा होती है। यही मादा मक्खिया जो होती है यह दिन भर फूलों से रस ढूंढ कर लाती है, छत्ता में शहद बनाती है और बच्चों का पालन करना और छत्ता बनाने का ये सारी काम जो है ना आपका मादा मधुमक्खिया करती है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। श्रमिक मक्खिया फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती है। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती है, जिसके द्वारा अन्य मक्खियों भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी मधुमक्खिया को रस का पता चलती है तो वह एक प्रकार का नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाती है कि रस कहाँ पर है। तो यह बात आपका बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया था मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कथनों पर विचार करने के लिए, तो आपका कथन ए, सी और डी यह बिल्कुल सही कथन है। प्रत्येक छत्ता में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम होता है अंडा देना। यह भी कथन सही था। छत्ते में नर मक्खिया की तुलना में मादा मक्खिया की संख्या ज़्यादा होती है और ये मादा मक्खिया श्रमिक मक्खिया होती है जो दिन भर काम करती है और बच्चों की देखभाल भी करती है। हाँ, जो श्रमिक मक्खिया होती है वह श्रमिक मक्खिया जो है मादा मक्खिया होती है और नर मक्खिया के तुलना में मादा मक्खिया की संख्या सबसे अधिक होती है और यही मादा मक्खिया जो है दिन भर फूलों तो क्या दिन भर रस के लिए दिन भर क्या है इधर उधर घूमती है और फूलों से रस को इकट्ठा करके छत्ते में शहद बनाती है और बच्चों को पालन का काम भी यही करती है। श्रमिक मक्खिया जो है फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती है। जब किसी मधुमक्खिया को रस का पता चल जाता है तो वह एक प्रकार का नृत्य करती है, डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो यह भी कथन आपका कथन डी भी सही है। तो ए, सी और डी आपका कथन सही है, जबकि बी आपका गलत है, क्योंकि छत्ते में जो नर मक्खी होता है उसका कोई काम नहीं होता है छत्ता में। उसका काम होता है उसका काम होता है रानी मक्खी के साथ प्रजनन करना और प्रजनन करने के बाद क्या होता है वह नर मक्खी जो है कुछ समय के बाद वह नर मक्खी मर जाता है। ठीक है, तो नर मक्खी जो होता है वह छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। तो जो ऑप्शन जो है आपका सही होगा आपका ऑप्शन ए, सी और डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए, सी और डी आपका ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी झुंडों में रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाथी जो है ना, हाथियों के समूह को झुंड कहते हैं और हाथी जो है ना वह झुंड में ही रहता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी को। हाथियों के झुंड में, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। जी नहीं, यही कथन गलत है। हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में प्रश्न को घुमा दिया, यहाँ पर 10 से 12 के जगह पर 20 से 25 कर दिया, जिसकी वजह से यह कथन जो है ना गलत हो गया। हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में दे दिया हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, जिसके वजह से यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी है आपके सामने, नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। यह भी कथन आपका गलत है। नर हाथी जो होता है, जब उसका उम्र 14 से 15 साल तक हो जाती है तो उसके बाद वह क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है और अकेले घूमता है। लेकिन यहाँ पर 14 से 15 साल न दे करके क्वेश्चंस में दे दिया है 9 से 10 साल, जिसके कारण यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हाथी जो है ना, हाथी के झुंड में जो है ना 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। और नर हाथी जो होता है वह जब उसका उम्र 14 से 15 साल तक हो जाती है तो वह क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहता है। लेकिन यहाँ पर दिया है नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 9 से 10 साल तक ही नहीं रहता है, 14 से 15 साल तक रहता है। अब देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखते हैं। सबसे अधिक आयु की हथनियाँ झुंड के सभी फैसले लेती है। हाँ, बिल्कुल यह बात सही है। हाथियों को झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनियाँ होती है, जो सबसे बुजुर्ग मादा हथनियाँ जो होती है, वही झुंड के सारे फैसले लेती है। यह भी बात आपका सही है। तो ऑप्शन डी भी सही है। एक बार हम आपको हाथी के बारे में विस्तार से बता देता हूं, ताकि हाथी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस किसी भी तरह से आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप उस क्वेश्चंस को बना देंगे। देखिए, हाथी झुंड में रहता है। हाथियों के समूह को झुंड कहते हैं और हाथी झुंड में रहता है। हाथी 3 महीने के हाथी का वजन जो है वह 2 क्विंटल होता है। वजन की बात किया जाए तो 3 महीने के हाथी के वजन जो होता है वह 2 क्विंटल होता है। और इसकी खुराक जो होती है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता और जहरिया को खा लेता है। इसकी खुराक है, इसकी भोजन है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से अधिक पत्ता और झाड़िया को खा लेता है। इसकी खुराक है। नींद की बात करेंगे तो हाथी बहुत ही कम आराम करता है। वह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसकी नींद की बात हुआ। हाथी की कान पंखे जैसे होती है, जिसे हिलाकर वो हवा करता है और अपने शरीर को ठंडक पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं।
तो याद रखिएगा, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और इसी कान को हिलाकर हाथी हवा करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके झुंड में जो है ना, हमेशा मादा हाथनी और उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि हाथियों की झुंड मातृसत्तात्मक होती है। वहाँ पर उसकी झुंड में सिर्फ मादा हथनियाँ ही और उसके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में नहीं होता है। हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। जब नर हाथी का एज 14 से 15 साल तक हो जाती है, तब वह झुंड को छोड़ देता है या नर हाथियों के समूह में रहता है। यानी हाथी का जब बच्चा होता है, जब उसकी उम्र आपका 14 से 15 साल की होती है, तो जो नर हाथी होता है वह क्या है, अपनी माँ की झुंड को यानी मादा हथनियों की झुंड को छोड़ देता है और वह अकेले रहता है या नर हाथी के समूह में झुंड बनाकर रहता है। ठीक है। और जो हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो बूढ़ी हथनी होती है, वही झुंड की सारे फैसले लेती है। यानी झुंड की सारे फैसले जो लेती है वो आपका बुजुर्ग हथनी ही लेती है। ठीक है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए और डी आपका यहाँ पर सही है, जबकि बी और सी यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अल-बिरूनी के किताबों में लिपिबद्ध किए गए हैं? देखिए, अल-बिरूनी यह कहाँ से आया था, यह क्वेश्चन को बन जाता है। तो अल-बिरूनी जो है यह उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। और यह भारत में कब आया था? तो 1000 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले आया था। कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान से आया था। तो इसके बारे में पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन है, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। जब यह भारत में आए थे तो क्या चीज़ को देखकर यह भारत के लोगों से बहुत प्रभावित हुआ था। देखिए, जब इन्होंने भारत आया था तो यहाँ के जो लोग होते थे, यानी भारतीय लोग जो होते थे, वह तालाब को बनाने में बहुत माहिर थे। तालाब को बनाने में बहुत माहिर थे, जिसको देखकर अल-बिरूनी जो है बहुत प्रभावित हुआ था। और इन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि भारत के लोग तालाब और बावरिया बनाने में बहुत माहिर होते हैं। बावरिया यानी कुआं बनाने में बहुत माहिर होते हैं, और बावरियों में उतरने और चढ़ने के रास्ते या सीढ़ियाँ अलग अलग होती है ताकि भीड़ ना हो। ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा, ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। देखिए, ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है, तो यह बात जो है, यह बात गलत है।
क्योंकि इन्होंने अपने जो वृत्तांत था उसमें ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ा का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा था। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी है बावरियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इन्होंने अपने किताब उल हिंद में लिखा था कि भारतीय लोग जो तालाब और बावरियाँ बनाते हैं उसमें सीढ़ियाँ, चढ़ने की रास्ता और सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा था अपने वृत्तांत में, अपनी कहानी में। तो यह भी बात सही है कि बावरियों में उतरने और चढ़ने की सीढ़ियाँ और रास्ता जो थी वह अलग अलग होती थी। तो यह भी बात आपका सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी को देखते हैं। झील और जोहर पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे। देखिए, झील और जोहर की चर्चा इन्होंने नहीं किया है। झील और जोहर की चर्चा इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, अपने वृत्तांत में। तो घोड़ा से ठेला खींचने की बात और जोहर का विस्तृत वर्णन जो है ना, यह अपना ऐतिहासिक उदाहरण में शामिल नहीं किया था, इसलिए आपका बी और डी कथन गलत है। उसके बाद आपका जो है आपका ऑप्शन आपका ए और सी यहाँ पर सही है। तो ए और सी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अलबुर्नी आया था भारत में तो यहाँ के जो लोगों को तालाब बनाने को देख कर के उन्होंने बहुत क्या किया था, प्रशंसा किया था भारतीय लोगों को, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वह तालाब को बनाने में माहिर थे। इसको देख कर के अलबुर्नी बहुत ही प्रभावित हुआ था और साथ ही साथ इन्होंने अपने किताब उल हिंद में लिखा था कि भारतीय लोग जो बाबरिया में उतरने और चढ़ने की सीढ़ियाँ यानी रास्ता जो है ना वह अलग अलग बनाते थे। तो यह भी आपका यहाँ पर कथन सही है। तो ऑप्शन ए और सी आपका कथन सही है। जबकि ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है, इन्होंने अपना वृत्तांत में नहीं लिखा है, तो इसलिए आपका बी सही गलत होगा। और झील और जोहर पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे, यह भी इसके बारे में अलबुर्नी अपने किताब में नहीं लिखा था। तो बी और डी गलत है, ए और सी आपका सही है। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? ए और सी आपका ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम डैश तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाले चीज़ों पर हक मिल जाता है। 25 वर्ष है ऑप्शन में, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 20 वर्ष है। देखिए, जंगल अधिकार कानून 2007 जब यह बना था तो कम से कम 25 वर्ष तक रहने में 25 वर्ष तक जंगल में रहने वाले के लोगों को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाले चीज़ों पर हक मिल जाता था। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार जो है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 साल। जंगल अधिकार कानून राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 कहता है कि जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका यहाँ की जमीन और पैदावार पर अधिकार है। ठीक है, तो कितने साल होगा? 25 साल होगा। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा 25 साल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभी कथन ए है, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। देखिए, पशुओं और
पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। यह अभिकथन आपका सही है कि जैसे जैसे लोगों में ज्ञान हुआ, उन्होंने पशुओं को मारने के अलावा उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालने का भी काम धीरे धीरे करने लगा। क्योंकि पहले के जो आदिवासी मानव थे वह शिकार पर निर्भर थे, यानी वह शिकार करके ही अपना भोजन करते थे। तो धीरे धीरे लोग पशुओं को शिकार करना छोड़ उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना सीखने लगा। तो यह ऑप्शन आपका सही है। कारण आर है, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं। हाँ, यह भी बात सही है। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं, क्योंकि सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी ही थे। तो देखिए, दोनों कथन तो सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन कथन आर जो है ना, एक ही कारण आर जो है ना, वह एक ही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते थे, ये तो बात सही है, लेकिन कारण आर जो है यह आपका अभिकथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता था। देखिए, ऑप्शन में दिया है बकरी, भैंस, भेड़। ऑप्शन में दिया है बकरी, भैंस, घोड़ा और भेड़। तो कौन एक जानवर नहीं पाला जाता था हड़प्पा के लोगों द्वारा? हड़प्पा वासी कौन सा एक जानवर को नहीं पालता था? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, बकरी, भैंस, घोड़ा और भेड़। इन चारों में से कौन सा जानवर जो है हड़प्पा वासी नहीं पालता था? देखिए यहाँ पर बकरी, भैंस और भेड़, बकरी, भैंस और भेड़, इन तीनों जानवरों को हड़प्पावासी पालते थे, क्योंकि इन सभी मवेशियों और जानवरों को पालने से हड़प्पावासी को खेती और दूध मांस के लिए इसका उपयोग करते थे। लेकिन घोड़ा जो है वह हड़प्पा के लोग नहीं पालता था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के व्यापक रूप से पाले जाने का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन हड़प्पावासी मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, बकरी और सूअर को पालते थे, लेकिन घोड़ा की पालने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए कौन सा जानवर नहीं पालता था यह हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, घोड़ा। हड़प्पावासी, हड़प्पा के लोग घोड़ा को जो है वह नहीं पालता था, जबकि बकरी, भैंस, भेड़, बैल, गाय, सूअर ये सभी जानवरों को पालते थे, क्योंकि इन सभी जानवरों से उनको दूध, मांस और उनसे वह खेती करता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? भारतीय संघ
गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। ऑप्शन 2 में दिया है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन 3 में दिया है जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन 4 में दिया है पुदुचेरी, गोवा, सिक्किम। देखिए आपका सही ऑप्शन ऑप्शन 1 होगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। यह 25 वर्षों में बनाए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। तेलंगाना की स्थापना 2014 में, छत्तीसगढ़ 2000 में और लद्दाख 2019 में बना था, जो 25 वर्षों के भीतर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000 में, तेलंगाना 2014 में और लद्दाख 2019 में यह बना था, जो कि पिछले 25 वर्षों के यह आपका अंदर है। मध्य प्रदेश, यह आपका मध्य प्रदेश बहुत ही पुराना राज्य है। छत्तीसगढ़ जो है आपका इसमें इससे अलग हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के नया राज्य बना था छत्तीसगढ़, जो कि 2000 में बना था। मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़। सिक्किम जो है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो है आपका 1975 और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में बना था, जो 25 साल से काफ़ी पहला है। पुदुचेरी, गोवा जो है आपका 1987 में बना था और यह भी आपका 25 साल से पुराना है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख। यह तीनों राज्य जो है आपका 25 साल के भीतर बना हुआ राज्य है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वह कौन सा खेल खेलती थी? ऑप्शन में दिया हुआ है क्रिकेट, भारोत्तोलन, शतरंज, कुश्ती। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी की जब भी बात आपसे पूछा जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, भारोत्तोलन थी, भारोत्तोलक थी। ठीक है, वेट लिफ्टर। यह क्रिकेट नहीं खेलती थी, इनका क्रिकेट से कोई संबंध नहीं था। भारोत्तोलन, यह एक वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर थी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000, यानी सिडनी में ओलंपिक हुआ था 2000 में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। शतरंज जो है ना, शतरंज के खिलाड़ी आपका कौन है? आपका विश्वनाथन आनंद है या कोनेरू हम्पी जैसे लोग होता है। शतरंज का संबंध किससे है? आपका विश्वनाथन आनंद से है। शतरंज का संबंध आपका कर्णम मल्लेश्वरी से है ही नहीं। कुश्ती, तो कुश्ती में आपका साक्षी मलिक हो गई और विनेश फोगाट हो गई। ये दोनों जो है आपका कुश्ती से जुड़ी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी जो है आपका कुश्ती से जुड़ी हुई है, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, और इन्होंने 2000 में क्या जीता था? आपका कांस्य पदक जीती थी, जो कि आपका सिडनी में एक ओलंपिक हुआ था 2000 में, और उसी ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? आपका कांस्य पदक जीता था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।